ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, लेकिन आगे से नहीं बल्कि पीछे से, जहाँ पर वो एक रास्ते से गुजर रही होती है एंड वहाँ पर खड़े सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़र उस पर ही लगाए रखे होते हैं। यहाँ तक एक फादर और सन भी, साथ साथ यहाँ पर एक कपल्स में तो इस बारे को मिलकर झगड़ा भी हो जाता है, और कुछ स्कूल के बॉयज़ भी। एंड यहाँ पर कुछ बॉयज़ अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते हैं ताकि वो जाकर लीजा से बात कर उसका नंबर निकाल सके। एंड यहाँ पर वो लड़का पहुँच जाता है लीजा से बात करने के लिए। लीजा उसे बोलने लग जाती है कि सर पर कभी तुमने अपने बाल देखे हैं? तुमने आज तक अपने बाल ढंग से कटवाए नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी? बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी से भी ज़्यादा बड़ी हूँ। एंड ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से भगा देती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा हमें उसके बारे में बताती है कि 14 ईयर्स पहले यहाँ पर उसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है और लीजा यहाँ पर अपने बेबी के साथ में रोड क्रॉस कर रही होती है। वो असल में उसे किंडरगार्टन से पिक करने के लिए थी। वो लोग हंसी खुशी वहाँ से गुजर रहे थे और रोड को क्रॉस कर रहे थे, बट अचानक से एक यहाँ पर कार आती है जो कि उसके बेबी को टक्कर मारने वाली थी और उसे बचाने के चक्कर में लीजा उस कार की टक्कर ले लेती है। इस वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। एंड इस बार लीजा का जो है रीबर्थ हुआ होता है, जहाँ पर उसकी उम्र 38 ईयर्स होती है, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल अभी भी 24 ईयर्स ओल्ड लड़की की तरह ही लगती है। वहाँ पर वो लड़की खड़ी जो होती है उसका मिरर देखकर खुद को देखने लग जाती है और अपनी ब्यूटी की तारीफ करती है। एंड यहाँ पर वो स्कूल के कंपाउंड एरिया में होती है, जहाँ पर उसे ढेर सारे बच्चों की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो उस ओर चली जाती है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है, और तो यहाँ पर वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। लीजा को यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। दूसरे यहाँ पर वो जो लड़की की फ्रेंड होती है वो बोलने लग जाती है कि अरे मियाँ, तुम क्या इस क्लाउन की कन्फेशन को हाँ बोलोगी? ऐसे भी तुम कितने बड़े मेंशन में रहती हो। एंड यहाँ पर लीजा असल में अपने बेटे को ढूंढने के लाई होती है कि आखिर उसका बेटा अब कितना बड़ा हो गया होगा। वो ऑलमोस्ट उससे तो 18 ईयर्स का तो हो ही गया होगा। बाद में यहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जिसने क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है, और उसका नाम चैन था। और चैन यहाँ पर उस लड़की से कह रहा होता है कि मियाँ, आखिर तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें अक्सर लोग पसंद है जो कि क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहनकर तुम्हें प्रपोज करे, तो मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और उसकी फ्रेंड उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। लीजा यहाँ पर उस बेचारे बच्चे के लिए बड़ा बुरा फील कर रही थी। दूसरे यहाँ पर मियाँ जो है चैन से माफ़ी मांगती है, कहते कि अभी मेरी कोई उम्र नहीं है इन सब चीज़ों में इंटरफेयर करने की। लीजा लेकिन उस लड़के का नाम सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाती है और सोचती कि इस लड़के का नाम मेरे बेटे के जैसा क्यों है, और वो जाकर आगे से उसे गौर से देखने लग जाती है। तब उसे समझ आता है कि ये तो उसका अपना ही बेटा चैन है। यहाँ पर चैन मियाँ से बोल रहा होता है, पर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं यहाँ पर तुम्हें उस मेंशन में रहने के लिए जगह दूंगा तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। ये बात को सुनकर यहाँ पर मियाँ घबरा जाती है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि सभी के सामने उसकी पोल खुल जाए कि वो असल में रिच नहीं है, बस यहाँ पर वो रिच बनने का नाटक कर रही है। तो फिर यहाँ पर वो उसकी बाजी उस पर ही पलट देती है एंड कहती है कि तुम भी ना ऐसी कौन सी बात कर रहे हो, ऐसा लगे कि तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर चैन कहता है कि माफ़ कर देना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और तो यहाँ से मियाँ अपने फ्रेंड्स के साथ में जाने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे रोकने की बड़ी कोशिश करता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जी नाम का एक और लड़का आता है जो कि चैन को धक्का मार देता है। यहाँ पर चैन जी को देखकर मियाँ से कहने लग जाता है कि तुम प्लीज़ इसके साइड मत रहना, ये बहुत ही ज़्यादा ईविल पर्सन है। एंड यहाँ पर जी चैन को सुनाने लग जाता है कि देखो, तुम जैसे लोग तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, और तब मैं यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से कुचल भी सकता हूँ। तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बकवास करते रहोगे। चैन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि रही बात कुचलने की, तो वो तो भी मैं तुम्हें कर सकता हूँ, और हाँ, मेरे मॉम डैड के ऊपर मत जाओ तो बेटर होगा। यहाँ पर लीजा सोच रही होती है कि आखिर ये बदतमीज इंसान है कौन और ये इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। एंड यहाँ पर जी जो है चैन को मदरलेस सन बुलाने लग जाता है, जहाँ पर चैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और उनमें लड़ाई हो जाती है। तो फिर यहाँ पर जी अपने साथियों को चैन को मारने के लिए कहता है, जहाँ पर वो लोग चैन को बड़ा मारते हैं। एंड यहाँ पर चैन अपना हाथ उठाता तक नहीं है। चैन के हाथों में हम यहाँ पर एक पेंडेंट को देखते हैं जो कि ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम का होगा। एंड इतने में यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है उसे बचाने के लिए। सभी लोग यहाँ पर तो लीजा की ब्यूटी को देखकर मेस्मराइज हो जाते हैं, बट यहाँ पर जी को गुस्सा आ रहा था कि आखिर तुम कौन होती हो हम सब के बीच में आने वाली। यहाँ पर लीजा से कहती कि देखो, एक बार और अगर तुमने यहाँ पर चैन को बुली करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारा हाथ इस लकड़ी जैसा कर दूंगी। और तो यहाँ पर वो स्टिक को अपने हाथों से तोड़ भी देती है। डर के मारे यहाँ से जी तो अपने साथियों को लेकर चला ही जाता है।
और तो यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर मिया और उसके फ्रेंड्स भी वहाँ से भाग जाते, जहाँ पर छन उन्हें रोकने की बड़ी कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर लीजा उसे एक रोक लेती है, कहती है कि तुम मेरे बेटे, तुम यहाँ पर कैसे भाग रहे हो? फाइनली तुम्हारी मॉम वापस आ गई है। चैन को यहाँ पर लीजा एक पागल औरत नजर आती है, तो वो वापस वहाँ से जा रहा था। एंड यहाँ पर लीजा जो है सच्चाइयाँ बताना शुरू कर देती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। एंड यहाँ पर वो उसे बताती है कि तुम्हारे बैग पर अभी भी एक स्कार का मार्क है, और तो यहाँ पर जब तुम 4 साल के थे तब मैंने तुम्हें यहाँ पर स्टॉक का ब्रेसलेट दिया हुआ था। चैन यहाँ पर सोचे पड़ जाता है कि ये सारी बातें तो सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरी मम्मा के बीच में है, और ये औरत ये सारी बातें कैसे जानती है कि ये सच में मेरी मॉम हो सकती है। बाद में यहाँ पे लीजा उसका हाथ आगे कर अपना हाथ भी आगे बढ़ाती है, कहती कि देखो तुम्हारे हाथ में भी स्टार वाला बर्थ मार्क है, और सेम मेरे हाथों में भी है। आखिर मैं तुम्हें कितनी प्रूफ दे रहूंगी। बाद में यहाँ पर चैन थोड़ा सा खुश होने लगता है, यहाँ पर लीजा तो खुशी के मारे उससे गालों पे ढेर सारे किसेस देने लगती है। एंड इतने में वहाँ पर ग्राउंड में प्रिंसिपल आ जाता है, कहता है कि कौन है वो जो यहाँ पर हमारे कॉलेज की रेपुटेशन को खराब करना चाहता है। तो फिर यहाँ से लीजा चैन को लेकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। एंड घर जाने के बाद यहाँ पर वो उस पर बड़े जोर से चिल्लाती है कि ये हम कहाँ पर रह रहे हैं, और आखिर तुमने मेरे विला का क्या कर दिया है। जहाँ पर वो उसे डांट लगा रही होती है, बट यहाँ पर डर के मारे वो अपनी मम्मा को कुछ बता ही नहीं रहा था। इतने में यहाँ पर उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, तो फिलिजा झट से उसके फ़ोन को ले लेती है, जहाँ पर लोगों ने अपने स्कूल के ग्रुप के ऑनलाइन में पोस्ट किया हुआ होता है कि वापस से उस गधे चैन ने हमारी ब्यूटीफुल मिया को 99th टाइम प्रपोज किया है। और तो यहाँ पर वो सभी लोग चैन का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि आखिर पेरेंट्स लेस इंसान एक अमीर लड़की को कैसे प्रपोज कर सकता है। ऐसे भी लगता है वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मिया के पैसे के पीछे पड़ा होगा। और तो यहाँ पर वो लोग उसकी बड़ी बुराई करते। लीजा को गुस्सा आता है, और तो यहाँ पर वो चैन का जो है कान खींचने लग जाती है, और यहाँ पर अपनी मम्मी के मारने की वजह से उसे यकीन हो जाता है कि इतनी ज़्यादा ताकत तो मेरी मम्मा में ही है, और यहाँ पर वो उसे मॉम बुलाते हुए सीधा हक करने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि उस स्कूल ग्रुप में बात कर रही होती है, और यहाँ पर वो भोलेपन का नाटक करती है, सभी से कहते कि जाने भी दो ना, तुम सभी लोग यहाँ पर चैन को क्यों ब्लेम कर रहे हो। ऐसे भी यहाँ पर मेरा बर्थडे आने वाला है, तो फिर मैं यहाँ पर स्काई पैलेस होटल में उस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। और तो यहाँ पर वो अपना पिक लिविंग रूम में बैठकर सभी को भेज देती है, ताकि सबको समझ आए कि वो कितने बड़े मेंशन में रहती है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि स्काई पैलेस होटल वो तो यहाँ का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, और तो यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिच लोग जाया करते हैं। इतने में वहाँ पर मिया की मम्मा आ जाती है, कहती है कि पहले तो मैं सोचा करती थी कि आखिर तुम चैन को लेकर इतनी ज़्यादा बिजी क्यों रहती हो, लेकिन अब मुझे सारी की सारी चीज़ें समझ आ रही है। और देखो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भी मिल रहा है, जहाँ पर हमें इतने बड़े मेंशन में रहने का मौका जो मिल रहा है। यहाँ पर मिया एक ब्लैक कार्ड निकालती है, कहते कि बस मेंशन ही नहीं, ये डायमंड वाला कार्ड भी हमारा ही है, जो कि मैंने यहाँ पर बड़ी चालाकी से चैन से एकदम भोली बनकर ले लिया है। उसकी मॉम यहाँ पर अपनी बेटे के इस तरह के बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो बहुत बड़ी मम्मा है, जो कि अपनी बेटे की बुरी चीज़ों में उसका साथ दे रही होती है। फिर वापस हम यहाँ पर मदा और सन को देखते हैं, जहाँ पर लीजा जो अपने बेटे से कह रही होती है कि यहाँ पर मुझे और मेरी बातों को इस तरीके से बहलाना बंद करो, मुझे ये बताओ कि मेरा विला कहाँ पर और हम वहाँ पर क्यों नहीं रह रहे। इसके बाद में यहाँ पर वो ऑनलाइन पोस्ट को देखती है जो कि मिया ने पोस्ट किया हुआ होता है, और उसके अंदर लीजा उस घर को देखकर साफ साफ समझ जाती है कि वो तो उसी का घर है, जिसके अंदर कितने महंगे महंगे पर्स और कितने महंगे महंगे शोपीस की चीज़ें रखी हुई होती है। और वो यहाँ पर चैन से पूछते कि आखिर ये लड़की हमारे घर पर क्यों रह रही है। और यहाँ पर चैन बड़े आराम से अपनी मम्मा को सोफा पर बैठाता है, कहता है कि रुकिए मैं आपको एक एक कर सारी बातें आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर यहाँ पर वो स्टोरी बताने लग जाता है, जहाँ पर चैन जब ऑर्फनेज में था तब कई सारे लड़के और लड़कियाँ उसे बुली किया करते थे, लेकिन यहाँ पर मिया और उसकी मॉम थी जिन्होंने उनकी मदद की थी। इस वजह से मैंने उन्हें हमारे घर पर रहने दिया। उसकी मॉम कहती कि अच्छा तुम उन्हें इतने बड़े से विला में रहने के लिए दे रहे हो और खुद यहाँ पर एक छोटे से अपार्टमेंट में बंद होकर रह रहे हो। लीजा यहाँ पर खुद ब खुद ही पछता रही होती है कि आखिर मैंने इस दुनिया के कौन से सबसे बड़े फूल को जन्म दे दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो सकते हो, और रही बात उस विला की तो फिर मुझे जाकर उस माँ बेटी से अपना हिसाब पक्का करना ही होगा। एंड यहाँ से वो जा रही होती है, जहाँ पर छन्नू से बड़ी रोकने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है। एंड इतने में हम यहाँ पर एक मोटी सी लेडी को आते हुए देखते हैं, और वो होती है लैंड लेडी, जो कि यहाँ पर अपने रेंट के पैसे लेने के लाई होती है। लीजा यहाँ पर छन को देखती है, कहती कि तुमने रेंट तक पे नहीं किया है। और यहाँ पर छन जो होता है वो आंटी से कुछ समय की मुहूर्त मांगने लग जाता है। आंटी कहते कि अभी पैसे है तो दो,
वरना यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। लीसा कहती है किस तरह की बदतमीजी है, वो बेचारा बच्चा कुछ समय मांगो तो आप उसे समय ही दे सकते हो। एंड यहाँ पर वो आंटी की नजर लीसा पर जाती है। वो कहते कि देखो बेटा, तुम बड़ी ब्यूटीफुल हो, लेकिन क्या है ना, मैं लड़की हूँ, कोई लड़का नहीं जो कि तुम्हारे इस ब्यूटीफुल के अंदर पिघल जाऊंगी। तो फिर तुम दोनों के दोनों अभी यहाँ से बाहर निकलोगे। एंड यहाँ पर वो गाजर कहकर उनका सामान और उन्हें उस घर से बाहर निकलवा देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर चैन जो है उसकी मम्मा से माफ़ी मांगने लग जाता है और उसकी मम कहती है कि छोड़ो जाने भी दो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, ऐसे भी मैं यहाँ पर इस छोटे से कॉम्पैक्ट जगह पर नहीं रहना चाहती हूँ। बाद में यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि हाँ गलती मेरी है, मुझे डायमंड कार्ड को यूज़ कर लेना चाहिए था इस घर का रेंट पे करने के लिए। लेकिन हाल ही में यहाँ पर मियाँ ने कहा था कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इस वजह से वो कार्ड मैंने उसे दे दिया ताकि वो उसके हॉस्पिटल के बिल्स पे कर पाए। बेचारी लड़की। लीजा इस बात को सुनकर वापस से पागल हो जाती है। कहती है कि मुझे अब सचमुच यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो, हमें यहाँ पर डीएनए टेस्ट ज़रूर करवाना होगा। क्या पता मेरा बेटा कोई और हो, लेकिन यहाँ पर टाइम मैं तुम पर बर्बाद करी जाऊंगी। और वो उसे पिटना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसका बकेट नीचे गिर जाता है और तो इस बकेट में से एक और डायमंड कार्ड निकलता है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो डायमंड कार्ड उसका खुद का होता है। चैन कहते हैं कि लेकिन मॉम ये आपका कार्ड कैसे हो सकता है। लीजा से बताती कि जो कार्ड तुमने उन्हें दिया है वो सेकेंडरी कार्ड है और मेरा वाला कार्ड प्राइमरी कार्ड है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ पर अपने घर वापस जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों अपने घर पर अपने एक और मेंशन में पहुँच जाते हैं। चैन कहते हैं कि मॉम ये तो हमारे पुराने वाले घर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। वो कहते कि हाँ तुम्हारी मॉम पहले से बहुत ज़्यादा रिच है और अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि रियल वाली रिच फैमिली कैसी होती है। एंड वो लोग इस मेंशन के अंदर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर ढेर सारे स्टाफ उन्हें वेलकम करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक सीनियर मैनेजर भी होता है जो कि जाकर लीजा को उसके एक्सपेंसिव ड्रेसेस, उसके एक्सपेंसिव वेब्स के बारे में बताने लग जाता है। चैन तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पर वो सब बोलने लग जाता है कि मॉम ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, अब क्या ये हमारी डे टू डे लाइफ में होंगी। और उसकी मॉम कहते कि हाँ तुम यहाँ पर रिच लेडी के सन हो, तो फिर तुम्हें इन सारी चीज़ों की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। और याद रखना अगर उस उल्लू की पट्टी की बातों में आकर तुम्हें ये घर भी उसके नाम कर दिया तब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो सीनियर मैनेजर बोलने लग जाता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए रहोगे, तो फिर बेटर होगा अगर आप लोग आराम कर लो तो। एंड यहाँ पर वो स्टाफ को बुलाकर चैन को ले जाने के लिए कहता है। दूसरे यहाँ पर वो अपनी बॉस यानी कि लीजा से पूछने लग जाता है कि आखिर आप इतने साल तक कहाँ थी और आपने कितना ज़्यादा वेट भी लूज कर लिया है। लीजा यहाँ पर मन में कह रही होती है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद यहाँ पर अंकल लीन यानी कि यही वो मैनेजर होता है जिसके डैड ने उसकी मदद की हुई थी, तो फिर यहाँ पर वो अंकल लीन को टेंशन में नहीं डाल सकती है। वो उसे बहाना मारना शुरू कर देती है, कहती कर ऐसे भी मैं कहाँ पर पतली हुई हूँ, तुम देख रहे हो मेरे मसल्स अभी भी कितने ज़्यादा है। फिर इसके बाद में हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था एंड यहाँ पर वो लोग उसके हस्बैंड मिस्टर फू को कॉल कर पैसे मांगने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो तो किसी और लड़की के साथ ही होता है, जो लड़की यहाँ पर कह रही होती है कि देखिए मिस्टर फू इस समय बिजी है एंड यहाँ पर वो उस अजीब सी लड़की पर फोकस करना नहीं चाहते, तो उसके साथ तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। यहाँ पर लीजा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि फू उसके साथ ये सब कर सकता है, जबकि यहाँ पर लीजा तो उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट होती है। लीजा यहाँ पर अंकल लीन से ब्राजील में कह देती है कि अब मिस्टर फू नहीं रहे, उनकी डेथ तो कब की हो गई है। ये बात सुनते ही यहाँ पर अंकल लीन शॉक हो जाते हैं। लीजा यहाँ पर से कहते कि देखिए पास की बात हम पास में छोड़ दे तो बेटर होगा, ऐसे भी मैं यहाँ पर चैन के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो एक सीक्रेट अरेंजमेंट्स करने के लिए कहती है ताकि वो चैन के क्लोज हो सके और तो यहाँ पर वो उस मियाँ को सबक सिखा सके। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मिस्टर फू को देखते हैं जो कि लीजा की फोटो को देख रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो उस फोटो को देखकर वापस से इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है और ये वही सीन होता है जहाँ पर लीजा किडनैप हुई थी और मिस्टर फू बड़ी देरी से आए थे। साथ साथ यहाँ पर आग तक लग चुकी थी। वो उसे बचाने के लिए अंदर की ओर जाना चाहता था, लेकिन कई लोग थे जो कि वहाँ पर उसे रोकने लग जाते एंड आखिरकार उसे वहाँ पर एक बेड वाले ट्रे पर लीजा की लाश दिख जाती है, तो वो समझ जाता है कि वो वहाँ पर आने से बहुत ज़्यादा देर हो चुका है। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आ जाता है, जो कि यहाँ पर वो अपने मास्टर को बताने लग जाता है कि मिसेस लीजा के पास जो डायमंड कार्ड था वो 14 ईयर्स बाद में वापस से रीस्टार्ट हो चुका है
यहाँ पर तो फुस्टफू को एक होप से मिल जाती है। वो कहता है कि तुरंत ही जाओ और पता लगाओ कि आखिर उस कार का होल्डर कौन है और उसे किसने एक्टिवेट किया होगा। फिर हम यहाँ पर बाद में स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिया अपने दोस्तों के साथ में बैठी हुई होती है जिन्हें हम चुगली गैंग के नाम से बुला सकते हैं। एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है चैन, तो उसकी फ्रेंड्स मिया से कहने लग जाती है कि अब देखना किसी नौकरों की तरह वो अपना लंच बॉक्स तुम्हें देगा। बट यहाँ पर चैन उन्हें इग्नोर कर कर अपनी सीट पर अपना लंच बॉक्स लेकर बैठ जाता है। बाद में यहाँ पर उसके फ्रेंड्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस गधे ने तुम्हें लंच बॉक्स दिया क्यों नहीं। मिया कहती है कि जाने दो ना, हमें ऐसे इंसानों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके फ्रेंड्स तुरंत ही चैन से ये बात को पूछने लग जाते कि आखिर ये लंच बॉक्स तुम यहाँ पर मिया को क्यों नहीं दे रहे हो। एंड यहाँ पर चैन साफ साफ कह देता है कि मेरा लंच बॉक्स है, ना कि मिया के लिए लंच बॉक्स मैंने लाया है। और ये बात सुनकर तो मिया को बहुत बड़ा शौक लग जाता है। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर चैन को बोलने लग जाते हैं कि नाटक करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। फिर इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है लीजा की। वो भी स्कूल की यूनिफॉर्म है एंड सभी के सभी लोग उसे देख कर मेस्मराइज हो जाते। कुछ लोग तक ये तक कहते कि ये तो मिया से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिस बात को सुनकर यहाँ पर मिया को तो बड़ा जेलस फील होता है। दूसरा यहाँ पर जो चैन होता है वो यहाँ पर लीजा को अपनी सीट देने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर टिफिन बॉक्स निकाल कर अपनी मम्मा को वो डिशेस ट्राई करने के लिए बोलता है, जिससे देखकर यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चैन ने ये वाला बॉक्स लीजा के लिए बनवाया है ना कि मिया के लिए। तो फिर यहाँ पर मिया के फ्रेंड्स चैन को बोलने लग जाती है कि तुम तो यहाँ पर मिया को परस्यू कर रहे थे, अब तुम यहाँ पर ही न्यू क्लासरूम मेट के साथ में तुम क्या कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर लीजा ने रिस्पॉन्स देने लग जाती है कि मैं और चैन एक दूसरे को बचपन से जानते। मैं तुम सबको तो ये तक बता सकती हूँ कि चैन के बॉडी में कितने ज़्यादा दिल है और कितने दिल हैं। ये बातें सुनकर वो सभी लोग शर्माने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो हमारे बीच की रिलेशनशिप को ना जानना चाहो तो बेहतर होगा। मिया यहाँ पर भोले बनने का नाटक करने लगती है एंड चैन से कहते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। चैन यहाँ पर कहता है कि नहीं नहीं मिया ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को सारी बातें बताने के लिए बोलता है, बट यहाँ पर उसकी मॉम उसे आँख दिखाती है एंड यहाँ पर मिया को बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पर इतना रोने धोने का नाटक क्यों क्या करती हो। और ऐसे भी मुझे पता है कि जिस तरीके से तुम यहाँ पर अपने बिहेवियर को दिखाना चाहती हो तुम वैसे लड़की बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे सच से पता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। यहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि तुम ऐसी कैसी बातें कर सकती हो। एंड बाद में यहाँ पर लीजा मिया को वार्निंग देने लग जाती है कि बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर चांद से दूर रहोगी तो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरे चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ क्लोज हो। यहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है और वो चांद को एकदम बेबी वॉइस में बोलने लग जाता है कि सब क्या हो रहा है, ये मुझे बुली कर रही है और तुम इसकी बातों को सुन रहे हो। बाद में यहाँ पर चैन अपनी मम्मा को कुछ ना बोलने के लिए कहता है एंड यहाँ पर मिया मौके का फ़ायदा उठाकर चैन को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने लग जाती है जो कि स्काई पैलेस होटल में होने वाला है। एंड यहाँ पर वो मन में कह रही होती है कि कुछ भी हो जाए भले मैं ऐसे रिलेशनशिप के लिए हाँ ना बोलूँ, लेकिन यहाँ पर मैं किसी वुमेन को इससे क्लोज होने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। यहाँ पर जो लीजा होती है वो सोचे पड़ जाती है कि स्काई पैलेस होटल तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो फिर यहाँ पर वो मिया को मुँह तोड़ जवाब देती है कि तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम्हें स्काई पैलेस होटल में इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि वो पैलेस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो तुम जैसे फेक इंसान उस प्लेस की कॉस्ट को बैर नहीं कर पाएगी। यहाँ पर मिया को पता होता है कि इसके पास चैन का ब्लैक डायमंड कार्ड है जिसके अंदर 2 मिलियन के लिमिट्स है, तो फिर वो तो उसके बर्थडे का बिल पे करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंड यहाँ पे वो लीजा को बताने लगते कि देखो मैडम तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ब्लैक डायमंड कार्ड है जिससे मैं अपने बर्थडे का सारा पेमेंट कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड्स होती है वो मिया का साइड लेने लग जाती है, कहती है कि स्काई पैलेस होटल तो मिया के लिए कुछ भी नहीं है, वो वहाँ का बिल तो चुटकियों में पे कर सकती है, तो मैं अगर किसी की फिक्र करनी चाहिए तो वो खुद की। मिया यहाँ पर चैन को सेड्यूस करना शुरू कर देती है। वो चैन से कहती है कि अगर तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे तो फिर मैं तुम्हें मेरे साथ डांस करने का मौका दूंगी। चैन तो यहाँ पर बड़ा खुश हो जाता है, पर उसकी मॉम यहाँ पर उसे लात से जोर से मारती है, कहती है कि ढंग से रहो। मिया को यहाँ पर पता होता है कि जो कुछ भी हो जाए वो जब जब यहाँ पर चैन को बुलाएगी तब तो चैन डॉग की तरह भागता हुआ उसके पास आ जाएगा। एंड यहाँ पर लीजा को भी ये बात पता होती है, तो फिर लीजा यहाँ पर मेक श्योर करना चाहती थी कि वो चैन को कम्प्लीटली बदल पाए और तो वो उस मिया के चंगुल से उसे छुड़ा पाए। एंड यहाँ पर मिया से कह देती कि तुम टेंशन मत लो, मैं और चैन एक साथ वहाँ पर आ जाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर लीजा चैन को लेकर एक बड़े अच्छे से शोरूम में लेकर चली जाती है जहाँ पर लड़कों के लिए डिजाइनर्स कपड़े होते हैं। एंड यहाँ पर वो एक एक कर ढेर सारे कपड़े उसके लिए सिलेक्ट कर देती है। चैन कहते कि मॉम ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, और उसकी मॉम कहते कि देखो अब इन सारी चीज़ों की तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर वो स्टाफ को बुलाती है एंड कहते कि सारे के सारे कपड़े जो मैंने सिलेक्ट किए वो मेरे बेटे के साइज से करवा देना, और हाँ ध्यान रखना कि 1 घंटे बाद मेरा बेटा मेरे जैसे दिखना ही नहीं चाहिए, यानी कि वो एकदम न्यू पर्सन लगना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे कार्ड थमा देती है, कहती कि पैसों की चिंता मत करना।
जिसके बाद में वो स्टाफ उससे प्रॉमिस करती है कि आपके बेटे को हम एकदम बदल सा देंगे। एंड यहाँ पर ढेर सारी स्टाफ आती है जो कि उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर लिजा कह रही होती है कि वो इस बार मेक श्योर करेगी कि कल की पार्टी में सभी के सभी लोग एक न्यू चैन को देखेंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो आराम से सोफा पर बैठती है एंड वो उस होटल के मैनेजर को कॉल लगाती है, जहाँ पर मैनेजर उसकी आवाज़ को सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ पर लिजा से बोलने लग जाती है कि कल के दिन मैं यहाँ पर 2.5 मिलियन का बर्थडे पैकेज बुक करना चाहती हूँ। मैनेजर कहते कोई बात नहीं, हम आपकी सारी की सारी फीस को माफ़ कर देंगे। बट यहाँ पर लिजा ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहते कि टेंशन मत लो, वहाँ पर एक मियाँ जियांग करके इंसान आने वाली है जो कि अपने ब्लैक कार्ड से पे करेगी, तो उसे इत्मीनान से अपने उस ब्लैक कार्ड से उस बर्थडे पार्टी का बिल पे करने देना। इसके बाद में यहाँ पर लिजा सोच रही होती है कि उस ब्लैक कार्ड के लिमिट जो है वो 2 मिलियन है। अब मैं देखना चाहती कि आखिर वो मियाँ 2 मिलियन का प्राइस 2.5 मिलियन में कैसे पे कर सकती है। बाद में हम यहाँ पर चुगली गैंग को देखते हैं, जहाँ पर मियाँ और उसके फ्रेंड्स आपस में बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड्स यहाँ पर मियाँ से कह रही थी कि अगर यहाँ पर चैन सचमुच आ गया तो फिर तुम उस बोंदू से इंसान को अपने साथ डांस करने का मौका दोगी। मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इतने में यहाँ पर एक लग्जरी सी गाड़ी आती है जिसका नंबर प्लेट भी 8888 होता है, जो कि यहाँ पर VIP नंबर्स में काउंट किया जाता है। एंड इसमें से जी बाहर आता है, तो फिर सभी लोग यहाँ पर जी की तारीफ करने लग जाते हैं कि आखिर वो कितना ज्यादा हैंडसम है। उससे हैंडसम इंसान तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। और देखो मियाँ और ये कितने ज्यादा परफेक्ट लगते हैं। बाद में यहाँ पर जी आकर उसे बर्थडे विश करते हुए उसे बुके देता है, साथ साथ यहाँ पर वो उसे डांस करने के लिए इन्वाइट भी करता है। तो सभी लोग यहाँ पर जी को और चैन को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि देखा चैन तो जी के सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो लोग चैन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर एक और लग्जरियस कार आती है जो कि उस कार से तो कुछ ज़्यादा लग्जरियस होती है। और तो यहाँ पर उसका नंबर प्लेट भी VVIP वाला नंबर प्लेट होता है, जिसके अंदर से कौन निकलने वाला इस बात को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और सोच रहे थे कि आखिर ये बिग शॉट इंसान कौन होगा। सभी लोग यहाँ पर चैन को बाहर निकलता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते कि आखिर एक इंसान रातों रात कैसे बदल सकता है। और तो यहाँ पर वो लोग उसके सूट को देखकर और ज़्यादा शॉक हो जाते, क्योंकि उसका जो सूट होता है वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉस्ट का था। साथ ही साथ वो जिस कार में आया हुआ था उसका वर्थ 10 मिलियन से भी ज़्यादा होता है। मियाँ यहाँ पर सोच रही होती कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी और चीज़ें हैं इसके पास जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता चला है। साथ साथ यहाँ पर लिजा की भी एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग लिजा को एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस और फेरी के नाम से बुलाने लगते हैं। बाद में यहाँ पर चैन आगे बढ़कर मियाँ को बर्थडे विश करता है, साथ साथ वो उसे बर्थडे गिफ्ट तक देता है, लेकिन मियाँ उस बॉक्स को तो पटक ही दी है। एंड बाद में यहाँ पर चैन उसे डांस के साथ के बारे में पूछने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर मियाँ के फ्रेंड्स उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर महंगी गाड़ी में आओगे, महंगे कपड़े पहनोगे तो तुम क्या अमीर बन जाओगे और मियाँ के लेवल के आ जाओगे क्या। और ऐसे भी हमारी मियाँ यहाँ पर जी के साथ में डांस करने वाली है। मियाँ यहाँ पर हमने सोच रही होती है कि इस लूजर के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ उसने मुझे दे दिया था, वो ब्लैक कार्ड और 2 विला, अब इसके पास क्या ही सकता है। लगता है यहाँ पर ये रिच बनकर आकर मुझे परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। दोस्त यहाँ पर जी होता है जो कि चैन को मियाँ से दूर जाने के लिए कहता है, तो वो यहाँ पर चैन को हाथ लगाने वाला था, पर यहाँ पर चैन की मम लिजा उसका हाथ में रोने लग जाती है, कहती कि याद है ना मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्या कहा था। फिर बाद में यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे बोलने लग जाती है कि तुम दोनों ने तो यहाँ पर आकर इस सारा का सारा माहौल बेकार कर रख दिया, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। एंड सभी लोग मिलकर यही बोल रहे होते। यहाँ पर चैन मियाँ से पूछते कि तुम सचमुच चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं कहते कि हाँ अब तुम्हें ऐसे ही करना होगा, आज तो तुमने लिमिट्स को क्रॉस कर ही दिया और यहाँ पर मैं अपनी पार्टी को स्पॉइल भी तो नहीं कर सकती हूँ। लिजा यहाँ पर मैं से कहने लगती कि हाँ तुम्हारी स्पॉइल पार्टी नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो, लेकिन अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो मैं नहीं तुम हो। इतने में यहाँ पर बाद में वो कार्ड का मैनेजर आ जाता है, जो कि आकर उसे बिल दिखाने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर मियाँ वो डायमंड ब्लैक कार्ड निकाल कर देने लग जाती है। इन सभी लोग यहाँ पर उसकी तारीफ करते हैं और उसे लिजा से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और क्रिटिसाइज भी। लेकिन यहाँ पर जैसे वो उस कार्ड को स्वाइप करता है उसका बैलेंस इनसफिशिएंट होता है। मियाँ यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इस कार्ड के अंदर 2 मिलियन तो पड़े हुए हैं। तो फिर यहाँ पर वो स्टाफों से बताने लग जाता है कि नहीं यहाँ पर आपने प्रीमियम पैकेज बुक किया हुआ है जिसका कॉस्ट 2.5 मिलियन है। ये सुनकर यहाँ पर वो शॉक हो जाती है। लीजा कहती है कि तुम इतनी शॉकी हो रही हो और तुम यहाँ पर नॉर्मल पैकेज बुक करवाने वाली थी। लगता है इतनी अमीर बाप की बेटी भी नॉर्मल पैकेज को अफोर्ड नहीं कर पा रही है, बस 2.5 मिलियन की ही तो बात है। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर लीजा से कहने लग जाते कि बस करो, मियाँ को ताने माना बंद करो, तुम जितना सोचती हो मियाँ उससे ज़्यादा रिच है और मियाँ के लिए पैसे तो एकदम पानी की तरह है जो कि वो यहाँ पर पानी की तरह वेस्ट कर सकती है। लीजा कहती कोई बात नहीं,
ठीक है तो फिर मियाँ यहाँ का बिल पे कर देगी। मियाँ यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि नहीं, मेरे डैड मुझे मंथली सिर्फ 2 मिलियन के पैसे देते हैं क्योंकि मैं भी छोटी हूँ ना, तो फिर इस वजह से मेरा बैलेंस इनसफिशिएंट है। लीजा कहती कि इसमें क्या हुआ, ऐसी भी आज तुम्हारा बर्थ है, अपने डैड से कॉल करो और बाकी के पैसे मंगा लो, ट्रांसफर कर दो ना, तुम्हारे डैड राजी हो जाएंगे। यहाँ पर वो स्टाफ मियाँ से कहने लग जाता है कि अगर आप इस चीज़ की पेमेंट नहीं कर सकते तो हमें इस पार्टी को यहीं पर ख़त्म करनी होगी। सभी लोग यहाँ पर उसके बारे में बात करने लग जाते हैं और मियाँ को समझ आ रहा था कि अगर वो अभी बिल नहीं पे कर पाएगी तो फिर सभी लोग उसके रियल आइडेंटिटी को जान लेंगे। और यहाँ पर वो बहाना मारकर चली जाती है कि वो अपने डैड को कॉल करने जा रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो कोपची में जाकर अपनी मम्मा को कॉल लगाती है और पैसे मांगने लग जाती है। उसकी मम यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है तो उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है, मैं बाद में यहाँ पर चैन से पैसे लेकर आपको दे दूंगी। तो फिर यहाँ पर उसकी मम बाकी के पैसों को ट्रांसफ़र करा देती है, जिसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले वो बचा कुछ 50,000 पे करती है और उधर अपना कार्ड देकर बाकी के 2 मिलियन पे करने लग जाती है। पर यहाँ पर लीजा उसे रोक देती है, कहती है कि जो डायमंड कार्ड तुम यूज़ करने जा रही हो वो तुम्हारा नहीं बल्कि चैन का है। मियाँ यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, ये कार्ड मेरा ही है, तुम हर बार यहाँ पर अपने आप को बीच में क्यों लाना चाहती हो। और उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर लीजा से कहती कि बस भी करो लीजा, लगता है तुम पहली बार इस डायमंड कार्ड को देख रही हो, तुम्हारे पास कौन सा कार्ड होगा, स्टूडेंट कार्ड। और इस बात को लेकर यहाँ पर वो लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। और यहाँ पर लीजा सभी को बताने लग जाती है कि लगता है तुम में से किसी ने भी कभी ब्लैक कार्ड का यूज़ नहीं किया, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ब्लैक कार्ड का सबसे प्राइमरी कार्ड होता है और उससे सेकेंडरी कार्ड्स बनते हैं और इसका प्राइमरी कार्ड मेरे पास है। यहाँ पर मियाँ के फ्रेंड्स बोलने लग जाते कि अब बस भी करो, तुम अरे गहरे का कार्ड उठा कर ला दोगी क्या फेक कार्ड बना दोगी, तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करने लग जाएंगे। लीजा कहते कि सोच लो, यहाँ पर मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा किसी को कॉल कर उस कार्ड के एप्लीकेशन को कैंसिल करवाने के लिए। मियाँ यहाँ पर मन में सोच रही होती कि शायद से लीजा यहाँ पर बस झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। तो फिर यहाँ पर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और तुम मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो, तुम ज़रूर यहाँ पर मुझे शेमफुल दिखाने की कोशिश कर रही हो। एंड यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स जो है लीजा पर चिल्लाती है और उसे मियाँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। लीजा कहती है कि लगता है अभी तक तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर वो कॉल लगा देती है कार्ड मैनेजर को और उसे सेकेंडरी कार्ड को डिसेबल करने के लिए कह देती है। फिर इतने में हम यहाँ पर मिस्टर फू को देखते हैं जो कि वापस से लीजा की फोटोग्राफ को देख रहा होता है। एंड यहाँ पर आ जाता है उसका असिस्टेंट जो उसे बताने लग जाता है कि मैडम का कार्ड हमें एक्टिवेट होता हुआ दिखा है, जो कि यहाँ पर स्काई पैलेस होटल में है। तो वो तुरंत ही स्काई पैलेस होटल के लिए निकल पड़ता है। जैसे यहाँ पर लीजा को वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते कि क्यों तुम तो यहाँ पर उस कार्ड को कैंसिल करने वाली थी, हो गया तुम्हारा नाटक कर। लीजा बाद में यहाँ पर उसका बेटा छानू सब बोलने लग जाता है कि मॉम चलिए हम यहाँ से चलते। उसकी मॉम कहती कि क्यों, अभी तो मज़ा शुरू हुआ है, तुम भी क्या यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। फिर यहाँ पर वो 3 से उल्टी गिनती करना शुरू कर देती है। सभी लोग यहाँ पर समझ रहे होते हैं कि वो नाटक कर रही है, लेकिन जैसे उसी काउंटडाउन खत्म होता है वापस स्टाफ को मैसेज आ जाता है कि वो जो कार्ड है वो कैंसिल हो चुका है और अब वो नहीं चलने वाला है। मियाँ उनसे कहते कि नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो वो स्टाफ उसे बताने लगता है कि नहीं ये जो कार्ड है वो सेकंड यूज़र है और इस कार्ड के प्राइमरी यूज़र ने सारे एप्लीकेशंस बंद कर दिए, तो हम आगे की प्रोसीडिंग नहीं कर पाएंगे। बाद में यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड लीजा यहाँ पर मियाँ की पोल खोल करना शुरू कर देती है, कहते कि चैन बेचारा तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा इनोसेंट है, कितना काइंड हार्टेड है, लेकिन यहाँ पर तुम उसका फ़ायदा उठा रही हो। तुमने उसका कार्ड लिया, उसका घर भी, लेकिन अब बस अब बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होने वाला है। मियाँ यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि उसने इस दिन के लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितनी हाथ पैर घिसे, कितनी मेहनत की है और वो इस दिन को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती है। तो फिर यहाँ पर वो नाटक करते हुए चली जाती है चैन के पास में, कहती है कि तुम्हें याद है ना मेरी मॉम ने ऑर्फन में जाकर तुम्हारी जान बचाई थी। एंड यहाँ पर लीजा उसका हाथ दूर करती है, कहती है कि नाटक करना बंद करो, अब बहुत देरी हो चुकी है। मियाँ के फ्रेंड उसे बोलने लग जाता है कि तुम क्या अब तक हमसे झूठ बोल दिया हो और ये कार्ड तुम्हारा नहीं है। मियाँ कहती है कि लगता है आज मुझे सभी के सामने खुलासा करना ही होगा। यहाँ पर बचपन में मेरे मॉम डैड ऑर्फन में गए थे जहाँ पर उन्होंने चैन को गोद ले लिया था और तो यहाँ पर मेरा ये जो कार्ड है गायब हो चुका था और तो उसे चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि चैन ही था और इस गलती की वजह से उन लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। फिर यहाँ पर वो लोगों को चैन की बचपन की ऑर्फन की फ़ोटो बताती है ताकि सभी लोगों को मियाँ की स्टोरी पर यकीन हो जाए। एंड सभी लोग यहाँ पर चैन को मियाँ से माफ़ी मांगने के लिए कहने लग जाते हैं। एंड लीजा बोलती कि आखिर चैन क्यों माफ़ी मांगेगा, चैन की इसमें कोई गलती है ही नहीं। चैन यहाँ पर मियाँ से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरे खिलाफ ये सब क्यों बोल रही हो। लीजा यहाँ पर कुछ कह रही होती है बट यहाँ पर
अजीब बोलने लग जाता है कि बस करो, अपना नाटक यहाँ पर खत्म करो, लगता है मुझे तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकलवाना ही होगा। और तो यहाँ पर वो गार्ड्स को भी बुला देता है, जहाँ पर मियाँ कहते हैं कि रुको, मैं भी देखती हूँ कि कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। एंड यहाँ पर वो गार्ड्स को पिटने लग जाती है, बट एक गार्ड उस वाइन की बोतल को उठाकर उसके सर पर मार देता है, जिस वजह से वो लोग उसे कैप्चर कर लेते हैं। एंड जी जो था उसके ऊपर ग्लास फोड़ने वाला था, बट इतने में यहाँ पर लग्जरियस सी कार आती है, जिसके अंदर से मिस्टर फू बाहर निकलते। सभी लोग यहाँ पर मिस्टर फू को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो चाइना का बिजनेस टाइकून होता है। एंड सभी को लग रहा होता है कि वो मियाँ की पार्टी में यहाँ पर उसे कांग्रेचुलेट और चीयर अप करने के लिए आया हुआ है। और तो यहाँ पर लिसा मिस्टर फू को देखते ही पलट सी जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मिस्टर फू से देखे और वापस से पहचान ले। एंड यहाँ पर वो जी को बड़ा अच्छे से पंच देती है, कहती कि इतने छोटे और मुझ पर हाथ उठा रहे हो तो मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। एंड बाद में यहाँ से वो चैन को लेकर जाने लग जाती है, जहाँ पर फू जो है लिसा की बैग को देखकर समझ जाता है कि वो वही बैग है, जहाँ पर हमें पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फू लिसा को चेज कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर फू लिसा को रोक देता है, बट यहाँ पर लिसा उसकी बातों को ना सुनते हुए बड़ी तेजी से भागने लगती है। एंड इधर मिस्टर फू आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते और उसके फेस को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो लिसा ही है। बट लिसा कहते कि शायद से तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। यहाँ पर मिस्टर फू मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर लिसा इतनी पतली पतली सी क्यों लग रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे उसका एज पॉज हो गया हो और वो एज में आगे बढ़ी ही ना हो। वह बाद में यहाँ पर लिसा जा रही होती है, जहाँ पर उसके हाथों में पेन होने लग जाता है। फू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत है जिसने यहाँ पर लिसा को टच करने की कोशिश की। सभी लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन में होते कि आखिर मिस्टर फू और लिसा का रिलेशन क्या है। तो सभी लोग कह रहे थे कि लिसा इतनी ब्यूटीफुल है ही कि मिस्टर फू का दिल आ गया होगा। एंड इस बात को सुनकर मियाँ को वापस से जेलस फील होने लग जाता है। मिस्टर फू को गुस्सा आता है, तो वो सभी गार्ड्स को कहते हैं कि इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो। एंड यहाँ पर ठीक वैसा ही होता है। फिर भी यहाँ पर लिसा नहीं रुकना चाहती थी, और तो यहाँ से लिसा चली भी जाती है, जहाँ पर वो मैनेजर आकर उस कार कैंसलेशन के बारे में उसे बताने लग जाता है। और यहाँ पर लिसा ने अपना नाम चेंज कर दिया था, तो फिर मिस्टर फू उस इंसान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे निकालने के लिए कह देता है। दोस्तों यहाँ पर हम लिसा को और चैन को क्लासरूम में देखते, जहाँ पर चैन लिसा से पूछ रहा होता है कि तुम पक्का उस इंसान को नहीं जानती हो। लिसा कहते कि हाँ पापा, मैं उस इंसान को कैसे जान सकती हूँ। चैन कहते कि न जाने क्यों, मुझे वो इंसान थोड़ा बहुत मेरे जैसा दिख रहा था। लिसा को गुस्सा आता है और वो बुक को रोल कर उसकी सर पर मारती है, कहते कि देखो अपने आप को और उस इंसान को कंपेयर करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और उस इंसान जैसे बनने की कोशिश करना भी मत, वरना मैं तुम्हें चाइना में रहने देने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर मियाँ सभी क्लासरूम के सामने आ जाती है और फिर वापस से अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो सभी से कल की बर्थडे पार्टी के लिए माफ़ी मांगती है कि वो पार्टी बड़ी शानदार जा रही थी, लेकिन मेरी वजह से वो पार्टी बहुत स्पॉइल हो गई। सभी लोग यहाँ पर उसे ऐसा कहने से मना करते, बोलते कि तुम्हारी वजह से पार्टी थोड़ी ना स्पॉइल हुई थी, कुछ गरीब लोगों की वजह से वो पार्टी स्पॉइल हो गई थी, जो कि वहाँ पर आकर रिच बनने का नाटक कर रहे थे, वरना तुमने तो हमें कितनी शानदार पार्टी दी थी। मियाँ कहती कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने मेरी मॉम से बात कर लिया, जहाँ पर तुम सभी लोग मेरे विला में आ सकते हो लंच करने के लिए, और ढेर सारी डिशेस वहाँ पर बनाई जाएगी। सभी लोग यहाँ पर उसकी विला का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो विला जो होता है वो सबसे रिचेस्ट एरिया में होता है। तो फिर सभी लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड हो जाते हैं उस विला को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर लिसा को गुस्सा आता है कि मेरी विला में रह के ऐसा नाटक करेगी जैसा कि पूरा का पूरा विला वो खुद ओन करती हो। एंड यहाँ से वो उठकर जाने वाली थी, तो फिर यहाँ पर वो लोग लिसा को और तारजान को बोलने लग जाते कि देखो अगर तुम लोग यहाँ पर मियाँ से माफ़ी मांगोगे तो फिर यहाँ पर मियाँ तुम्हें भी अपने घर पर इन्वाइट करेगी, ताकि तुम लोग भी यहाँ पर लग्जरियस चीज़ें देख पाओगे, लेकिन ध्यान रखना किसी चीज़ को टच मत करना। यहाँ पर चैन मना कर देता है कि मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। लिसा भी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम लोग इतने ज़्यादा लो स्टैंडर्ड वालों कि तुम्हें वो कर हाई क्लास वाला लगता है, न जाने तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कब भरेंगे। एंड यहाँ से वो चैन को लेकर चली जाती है। दूसरे यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं, तो फिर लिसा चैन को घर जाने के लिए कहती है और बहाना मारती है कि वो सैलून जाने वाली है। जैसी वहाँ से चैन चला जाता है, लिसा यहाँ पर मैनेजर को कॉल लगा देती है, कहती कि मैं जो प्रीवियस विला था वहाँ पर किसी लोगों को भेज दो, ताकि वो लोग वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से भगा सके, क्योंकि वो लोग वहाँ पर मेरी परमिशन के बिना जो जा रहे हैं। एंड यहाँ पर वो अपने इस प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर दोपहर के टाइम पर उसके सारे क्लासमेट्स उस घर की ओर यानी कि विला की ओर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग उस विला की बड़ी तारीफ करते कि जैसा हमने सोचा था ये विला तो उससे भी ज़्यादा लग्जरियस है। इतने में यहाँ पर सामने लिसा आ जाती है, तो वो सभी लोग लिसा को यहाँ से जाने के लिए कहते। लिसा कहती है क्यों, मैं तो खुद के घर पर आई हूँ, इसमें तुम्हें कोई तकलीफ है क्या। उन सभी को लग रहा होता है कि लिसा यहाँ पर बहाने मार ली है ताकि यहाँ पर वो मियाँ के घर को एक्सप्लोर कर सके। तो वो लोग यहाँ पर कहती कोई बात नहीं, तुम्हें नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मियाँ कहती कि चलो अब यहाँ पर लिसा आ ही गई है, तो फिर हमें यहाँ पर हमारे घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए। आखिर लिसा को भी
तो पता चले कि मेरा घर कितना ज़्यादा लग्जरियस है। लिज़ा भी यहाँ पर कहती है मन में कि कर लो जितना नाटक करना है कर लो, आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज का दिन तुम कैसे सरवाइव करोगी। फिर बाद में यहाँ से वो लोग उस ग्रार वाले एरिया से घर तक चलकर जा रहे होते, जहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि चलकर जाने में ही कितना ज़्यादा एरिया कवर हो जा रहा है, तुम तो कितनी ज़्यादा रिच हो। एंड यहाँ पर उन सब की नज़र एक और घर पर पड़ जाती है जो कि सेक्टर नंबर 32 होता है। तो यहाँ पर मियाँ सभी को बताने लग जाती है कि हाँ, यहाँ पर मेरी फेवरेट नेबर रहा करती है, वो भी घर पर नहीं है, लेकिन शाम को शायद वो वापस आ जाएगी, तो किस दिन तुम सब साथ रहोगे तो मैं उन्हें तुमसे ज़रूर मिलवाऊंगी। यहाँ पर लिज़ा बोलने लग जाती कि अरे तुम मेरी नेबर हो और मुझे पता नहीं था, और मैं तुम्हारी फेवरेट नेबर हूँ ये भी मुझे नहीं पता था। सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर वो लोग यहाँ पर लिज़ा से कहते हैं कि देखो वो सेक्टर नंबर 32 की बात कर रही है, ना कि तुम्हारे स्लम एरिया की। लिज़ा बोलते कि सही कहा, सेक्टर नंबर 32 मैं ही ओन करती हूँ। सभी लोग यहाँ पर लिज़ा पर हंसने लग जाते हैं, कहते कि हाँ लगता है तुमने ज़रूर यहाँ पर इस घर को डाउन पेमेंट में लिया होगा ताकि तुम एक दिन के लिए नाटक कर पाओ। लेकिन टेंशन मत लो, हम यहाँ पर अंदर जाने वाली बात करेंगे नहीं, क्योंकि कह रहे तुम्हारा घर है नहीं, तुम बस नाटक करने की कोशिश कर रही हो। मियाँ उन सभी से बोलने लग जाती कि जाने भी तो ना, यहाँ पर मेरी नानी ने बड़े अच्छे अच्छे फूड्स को कुक किया हुआ है, तो फिर हमें जाकर अंदर उसे एंजॉय करना चाहिए। एंड यहाँ पर वो चली जाती है अपने उस ऑटोमेटिक डिजिटल लॉक को खोलने के लिए, बट यहाँ पर कार्ड को प्रेस करने के बाद भी वो लॉक ओपन ही नहीं हो पाता है। सभी लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है। मियाँ भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। सभी लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो डिजिटल लॉक में कुछ एरर आ गया हो, तुम यहाँ पर अपने पिन कोड को भी डाल सकती हो। लेकिन जैसे यहाँ पर वो अपने नंबर्स को टाइप करती है, फिर भी उसका डोर जो है अनलॉक नहीं होता। लीज़ा कहती है कि पक्का ये तुम्हारा ही घर है ना, क्योंकि तुमने की कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, पिन तक डाल दिया, बट अभी भी ये दरवाज़ा अपने आप से खुल जो नहीं रहा है। सभी लोग यहाँ पर लिज़ा पर चिल्लाने लग जाते हैं, पर इतने में यहाँ पर अंदर से किसी आंटी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि डोर से बाहर भाग रही होती है। यहाँ पर वो मियाँ को बताने लग जाती है कि देखो ना, यहाँ पर हमारे घर पर चोरी होने वाली है, ये घुसपैठिया हमारे घर पर घुस गया और मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे। मैं यहाँ पर उन गार्ड्स को वार्निंग देने लग जाती कि खबरदार, अगर तुम में से किसी ने हमें यहाँ पर बाहर निकालने की कोशिश की तो ये मेरी मॉम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एंड यहाँ पर तुम घुसपैठिया नहीं आ सकते हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। एंड इतने में यहाँ पर वो मैनेजर बाहर आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो मैनेजर उसे बताने लग जाता है कि देखो, मुझसे बात करने से पहले तमीज़ से बात करो, ऐसे भी ये घर मेरा है और तो यहाँ पर तुम लोग कुछ सालों से इलीगली यहाँ पर रह रहे हो। तो फिर यहाँ पर मियाँ बोलने लग जाते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, 10 साल से मैं इस घर पर रह रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये मेरा ही घर है। फिर यहाँ पर वो सभी के सामने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स को दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर वो सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि अगर यहाँ पर मैं इतने पहले से रहते आ रही तो फिर ये इंसान के पास प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स क्या कर रहे हैं। आंटी तो यहाँ पर पोल को खोलने वाली थी कि ये घर उन्हें छाड़ने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो मियाँ के कहने पर कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि अगर उसने ये सब बोला तो मियाँ की पोल सभी के सामने खुल जाएगी। यहाँ पर वो मैनेजर अपने गार्ड से कहता है कि इन दोनों के सामान को लो और बाहर फेंक दो, और उनके कुछ छोटे मोटे सामान होते हैं जो कि गार्ड्स निकाल कर बाहर फेंक देते। सभी के सभी लोग यहाँ पर मियाँ से कह रहे होते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, तुम मेरा रोक क्यों नहीं रही हो। मियाँ कहते कि शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं अपने डैड को कॉल कर अभी बात करती हूँ। और यहाँ पर वापस से वो भाग जाती है प्राइवेटली अपने डैड से बात करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर लीज़ा उन्हें समझाते कि देखो, यहाँ पर वेट का कोई मतलब नहीं है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लीज़ा उन्हें समझाती है कि वो लड़की वापस आने वाली नहीं है, एंड वो सभी के सामने बस लड़की बनने का नाटक कर रही है। अब तक तो तुम सभी को समझ जाना चाहिए, और अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा देर तक वेट करोगे तो पुलिस यहाँ पर तुम्हें भी जेल में डाल सकती है। किसी अनजान इंसान को एक किसी लीगल प्रॉपर्टी के सामने नहीं खड़े रहना चाहिए। वह यहाँ से वह सभी के सभी लोग भाग जाते हैं, जहाँ वो दूसरा मियाँ और उसकी मम्मी अपने पुराने वाले घर पर वापस आ जाते हैं, और एक कॉकरोच को देखकर तो मियाँ उछली जाती है। दूसरा यहाँ पर उसकी मॉम उसे उस ब्लैक कार्ड के बारे में पूछने लग जाती है। मियाँ कहते कि वो तो मैंने यूज़ कर लिया है, और अब मुझे कुछ ना कुछ करके चैन का इस्तेमाल करना ही होगा और उसे अपनी जान में एक बार फिर से फंसाना ही होगा। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर चैन उनके घर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो लोगों को इस हालत में देखकर टेंशन में आ जाता है। मियाँ यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि माना कि कल बर्थडे पार्टी को लेकर तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन तुम ये सब तो नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंटी यहाँ पर उसे बताने लग जाते कि जिस घर में हम रह रहे थे वो घर से
से हमें लीगल वाले ओनर ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और अब देखो हम यहाँ पर कैसी जगह पे रह रहे। और आंटी यहाँ पर खांसे खांसे खून की उल्टी तक करती है, जो कि बस उसका एक नाटक होता है। छन इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर सा जाता है, कहता है कि आखिर आंटी को हो क्या गया है। मियाँ यहाँ पर बताने लग जाती है कि मॉम ने मुझे तुम्हें ये सारी बातें बताने से मना किया था कि यहाँ पर मॉम को एक टर्मिनल इलनेस है जिसे ट्रीट करने के लिए हमारे पास उतने पैसे है ही नहीं, और इसकी सर्जरी, इसके ऑपरेशन की कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही होते हैं। आंटी कहते कि बस भी करो मियाँ, छन को इन तकलीफ में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी छन ने हमारी कितनी ज़्यादा मेहनत की है और हमारे लिए कितनी ज़्यादा हेल्प भी की है। आंटी यहाँ पर खांसते खांसते छन से कह रही होती है कि बेटा मेरे जाने के बाद प्लीज़ मेरी बेटी मियाँ का ध्यान ज़रूर रखना। एंड यहाँ पर छन उनसे पूछने लग जाता है कि आखिर उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। मियाँ कहते कि फ़िलहाल के लिए 1 मिलियन, और तो यहाँ पर छन उसे कार तक दे देता है। मियाँ वो पैसे लेने से मना कर देती है, यानी कि बस नाटक कर रही होती है। छन कहते कि देखो तुम्हारी मॉम ने मुझे उस ऑर्फनेज से रेस्क्यू किया हुआ था, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अभी के लिए 1 मिलियन रखो, आगे जैसे पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें देता जाऊँगा। एंड बाद में यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर आंटी यानी कि माँ बेटी का जो नाटक होता है वो ख़त्म हो जाता है। आंटी यहाँ पर कह रही होती कि देखा कितना ज़्यादा इनोसेंट और भोला भाला है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो बहुत ज़्यादा ही बुद्धू इंसान है जिसे समझ नहीं आता कि आखिर चालाक लोग कैसे होते हैं। मियाँ कहते कि आप टेंशन मत लो, इससे मैं सारे के सारे पैसे निकलवा कर रहूँगी और कुछ समय बाद मैं इसे छोड़ दूँगी। दूसरे में यहाँ पर छन को देख जो कि अपनी मॉम से पैसे मांगने के लिए आ जाता है। और यहाँ पर उसकी मॉम लीजा अपनी ब्यूटी को निहार रही होती है। वो उसे पैसे का प्राइस पूछती है तो फिर कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर अंकल लीन तुम्हें दूसरा सेकेंडरी डायमंड कार्ड दे देंगे। फिर वहाँ से वो चुपचाप जा रहा होता है, पर लीजा को उस पर शक होने लग जाता है। वो कहती है कि अभी अभी तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अचानक से तुम्हें इतने पैसे की ज़रूरत क्या पड़ गई, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर वो छन को सारी सच्चाई बोलने के लिए कहती है, जहाँ पर छन उसे बताने लग जाता है कि वो यहाँ पर मियाँ की मदद करने की कोशिश कर रहा है। लीजा को यहाँ पर वापस से गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि आखिर तुम कब तक ये बातों को समझोगी कि वो माँ बेटी मिलकर तुम्हारा यूज़ कर रही है। पहले वो कार्ड ले लिया, फिर वो घर ले लिया, आखिर अब तुम क्या मुझे भी बेच देना चाहती हो उनके हाथ में। यहाँ पर छन बोलने लग जाती है कि माँ ऐसे कैसे बोल सकती हो, उन्होंने मुझे ऑर्फनेज से रेस्क्यू किया हुआ है, एटलीस्ट हम उनकी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं, और तो आपने उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। लीजा कहते कि देखो बेटा, यहाँ पर वो लोग इतने सालों से उस घर में रहते आ रहे थे, मैंने आज तक उन्हें वाटर के बिल्स पे करने नहीं बोले, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए नहीं बोला, या फिर मैंने उनसे कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं लिया। मैंने तो बस उन्हें अपने घर से बाहर निकाला, और ऐसे भी वो लोगों के पास इतनी क्षमता तो है कि वो लोग दूसरे घर में रह सकते। यहाँ पर छन अपनी मॉम से अग्री बिल्कुल नहीं करा था। लीजा कहती कि ठीक है, तुम्हें अगर उनकी हेल्प करनी है तो उनके पास जाकर रहो, मैं तुम्हें अपना बेटा मानना भी नहीं चाहती हूँ। एंड यहाँ पर बेचारे इनोसेंट छन पार्ट टाइम जॉब तक ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि वो यहाँ पर मियाँ की मॉम की सर्जरी के पैसे इकट्ठा कर पाए। और वो पेशेंट मियाँ उसे कॉल कर वापस से 10,000 मांगने लगती है। वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास फिलहाल पैसे तो है, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बाकी के पैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे दे दूंगा। और यहाँ पर थका हारा वो घर पर आता है। लीजा उसे आता हुआ देख लेती है, कहती है कि सच सच बताओ कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि तुम अक्सर यहाँ पर लेट आया करते हो और घर आते ही चुपचाप सो जाते हो, डिनर या लंच भी नहीं करते हो। वो कहता है कि बस मैं पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया हूँ। एंड बहाना मारकर वहाँ से जाने लगता है। बजाने के पहले वो वहाँ पर चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। एंड लीजा टेंशन में आकर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल चली जाती है। फिर यहाँ पर जब वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं तो फिर छन होश में आता है। वो अपनी मम्मा से पूछने लग जाता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो उसकी मॉम बताती है, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि थकान के मारे तुम वहाँ पर बेहोश हो गए थे, अब सच सच बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पर उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसे पार्ट टाइम जॉब से कुछ पैसे मिले हुए होते हैं। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है, कहती कि हमारे पास इतने सारा पैसे है, फिर भी तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हो, सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर वो उस मियाँ की मदद करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। छन कहता कि नहीं मॉम, आपने मुझे मना किया और मैं आपकी बातों के खिलाफ थोड़ी ना जा सकता हूँ, मैं बस यहाँ पर स्ट्रगल भरी लाइफ को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता था। एंड यहाँ पर से वो बहाना मारकर उसे एग रोल मंगवाने के लिए भेज देता है, जहाँ पर आ जाता है मियाँ का कॉल और वो उसे पैसे मांगने लग जाती है। छन यहाँ पर मियाँ से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैं खुद हॉस्पिटलाइज हूँ, मैं कुछ समय के लिए तो मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। इतने में यहाँ पर लीजा आकर उसकी बातों को सुन लेती है। वो उस पर चिल्लाकर कहने लग जाती है कि माँ बेटी ने मिलकर तुम्हारे खून और पसीने को चूस लिया है, फिर भी यहाँ पर तुम उनकी मदद करने के पीछे पड़ चुके हो। यहाँ पर छन से माफ़ी मांगने लग जाता है, कहता है कि जो कुछ भी हो जाए यहाँ पर मैं उन दोनों को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। लीजा कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर इन दिनों में तुम इस हॉस्पिटल या फिर इस रूम के बाहर भी निकले तो याद रखना मैं तुम्हारे टांगे तोड़ कर रख दूँगी, और इस बार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सचमुच ऐसा कर दूँगी।
फिर यहाँ पर हम मिया को और उसकी मॉम को देखते, उसकी मॉम भी यहाँ पर उसे पैसे मांग रही होती है। तो मिया कहती कि क्या करे, उस इंसान ने मुझे पैसे तो ट्रांसफ़र किए ही नहीं है, कह रहा है कि वो बीमार है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो लोग मिलकर उसे गालियाँ देने लगते हैं कि चैन तो किसी काम का रहा ही नहीं है। आंटी यहाँ पर मिया को जी की याद दिलाती है कि वो जो जी की बात तुम कर रही थी वो भी तो अमीर इंसान है और उसने तुम्हें रिसेंटली प्रपोज तो किया है। एंड यहाँ पर मिया जी को रिस्पॉन्स हाँ कर देती है। ऑडियो नोट भेजकर दूसरा यहाँ पर होता है चैन, जो कि मिया के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर 2 दिन से मिया ने उसे कुछ रिस्पॉन्स किया क्यों नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने स्कूल के ग्रुप पर टेक्स्ट मैसेजेस को देखता है जिसमें सभी लोग आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं जी को लेकर और मिया को लेकर कि वो लोग रिलेशनशिप में आ गए हैं। और तो यहाँ पर जी ने एक शानदार पार्टी का ऑर्गेनाइज किया ताकि वो सभी के सामने मिया को अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कर सके। इस बात को सुनकर उसे यकीन बिल्कुल नहीं होता और वो निकल पड़ता है यहाँ पर मिया से एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए, जहाँ पर हम उसकी मॉम लीजा और अंकल लीन को देखते हैं। अंकल लीन यहाँ पर लीजा से कह रहे होते कि तुम पक्का श्योर हो, तुम यहाँ पर चैन को जाने देने वाली हो, क्योंकि चैन के लिए ये जो मोमेंट है बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है। लीजा कहते कि मैं एक मॉम हूँ एंड मैं समझ सकती हूँ कि मैं अपने बेटे को इतने डेंजर में नहीं डाल सकती, लेकिन जब तक यहाँ पर वो मियाँ और उसकी मॉम के रियल फेस को, फेक साइड को नहीं देखेगा तब तक उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर मैं उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर बाद में हम यहाँ पर उस पार्टी को देखते जो कि जी ने क्लब में बनाई होती है। सभी लोग यहाँ पर उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे थे और एकदम बेस्ट कपल बना रहे थे। फिर सभी लोग यहाँ पर उन्हें किस करने के लिए चीयर अप करने लगते, जहाँ पर जी और मियाँ किस करने वाले थे कि इतने में वहाँ पर आ जाता है चैन। कहने लगता है कि यहाँ पर आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो फिर जी यहाँ पर चैन को वार्निंग देता है कि देखो ये मेरा मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में है, तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे लिए ही बेटर होगा। साथ साथ यहाँ पर सभी क्लासमेट्स और मियाँ के फ्रेंड्स भी चैन को क्रिटिसाइज करते हैं कि आखिर तुम समझ कर रहे हो अपने आप को, तुम्हें क्या लगता है कि मियाँ तुम जैसे लड़के के साथ रहना चाहती है। अब तो अपनी आंखें खोल लो कि मियाँ यहाँ पर तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है और तुम मियाँ को डिजर्व करती भी नहीं हो। तुम्हारे और मियाँ के स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा ही अलग है। यहाँ पर चैन मियाँ को बोलने वाला था कि तुम्हारी मॉम की तबीयत तो, और लेकिन इसके आगे कुछ बोलता मियाँ से बोलने से रोक देती है, जिसे कहती कि मैं अभी इसे प्राइवेटली बात कर कर आती हूँ ताकि हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे। एंड वहाँ से वो चैन को लेकर चली जाती है, जहाँ पर जी सभी को सिर्फ और सिर्फ पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है। बाद में यहाँ पर मियाँ से लेकर दूसरे वाले रूम में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं लीजा को, और लीजा यहाँ पर क्लब के मैनेजर के साथ आती है। मैनेजर से कह रहा होता है कि जैसा आपने कहा था हमने ठीक वैसा किया है, हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा CCTV फुटेज को डाल दिया जिसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। एंड बाद में यहाँ पर लीजा उसी वक्त इंतजार कर रही थी जहाँ पर मियाँ अपने सारे की सारी चीज़ें कन्फेस कर दी और यहाँ पर लीजा उन सभी के सामने मियाँ की सारी चीज़ों को कबूल कर ले ताकि सभी के सामने यहाँ पर मियाँ का भांडा फूट जाए। बाद में यहाँ पर चैन जो है मियाँ को समझा रहा होता है कि तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम किसी को पसंद नहीं करती हो और ऐसे भी तुम्हारी उम्र अभी यहाँ पर स्टडीज़ को पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। इतने में यहाँ पर मियाँ की मॉम यहाँ पर आती है जो कि चैन से बोलने लगती है कि चैन अब तुम सपने देखना बंद कर लो तो बेहतर होगा। यहाँ पर चैन तो आंटी को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपकी तो सर्जरी होने वाली है और आपकी इलनेस इतनी जल्दी क्या और कैसे हो सकती है। आंटी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि बस भी करो बेटा, कब तक हम यहाँ पर तुम्हारे सामने नाटक करते रहेंगे और तुम यहाँ पर इनोसेंट बनते रहोगे। असल में बीमार या सब कुछ एक बहाना नहीं था। चैन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड इतने में यहाँ पर एक और आंटी की एंट्री हो जाती है जिसे छान वापस से देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो वही आंटी होती जो बचपन में उसे बहुत मारा करती थी और वो उस ऑर्फन में ही रहा करती थी। एंड यहाँ पर मियाँ से बताने लग जाती है कि वो वही आंटी है ना जो तुम्हारा ध्यान रखती थी और तुम्हें बहुत पीटती थी, ये मेरी रियल आंटी है। यहाँ पर चैन समझ जाता है कि ये सब कुछ एक फैमिली की प्लानिंग थी। तो फिर वो मियाँ से कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने अपने आप को तक छोड़ दिया, मैंने अपने आप के ऊपर तुम्हें प्रायोरिटाइज जो किया है। मैं कहती कि ये सब तो तुम्हारी गलती है और ऐसे भी तुम एक ऑर्फन हो, अगर यहाँ पर तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती तो हम तुम्हें यहाँ पर भाव तक नहीं देते। आंटी मियाँ पर चैन को वार्निंग दे देती है कि मियाँ से दूर रहने के लिए। अब उन्हें यहाँ पर चैन की ज़रूरत नहीं होती और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर चैन को बहुत बड़ा ही बिट्रेयल और सदमा लग जाता है। बाद में यहाँ पर चैन उन सारी बातों को सोचते हुए रास्ते से जा रहा होता है। इतनी में यहाँ पर उसकी मामा जाती है जो कहती कि अब तो अकल आ ही गई होगी, चलो मेरे साथ वापस घर चलो, और वो उसे लेकर घर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा घर पर आकर उसके लिए जिंजर का टी देती है और यहाँ पर उसे ओवरथिंक करने से मना करती है। कहती है कि याद रखना तुम बीमार पड़े और हॉस्पिटल में तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो मैं तुम्हें पक्का नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। कहती है कि टाइम से सो जाना। और यहाँ पर छान उसे रोक लेता है। कहता है कि मॉम मुझे माफ़ कर देना, मुझे पहले आपकी बातों को मान लेना चाहिए था और समझ जाना चाहिए था कि वो लोग मुझे इतने साल
सालों से बिट्रे करते आ रहे और इतने सालों से मैं उनकी बातों में आता जा रहा था, उन पर ट्रस्ट करता जा रहा था। और सच बताओ तो मैं हॉस्पिटल से भाग गया था ताकि मैं यहाँ पर मियाँ से मिलकर उसे कन्फ्रंट कर सकूँ। लेकिन आज कन्फ्रंट करने के बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया कि इसमें मेरी कितनी बड़ी गलती थी। मुझे पहले आपकी बातों को मान लेना चाहिए था। और फिर बाद में यहाँ पर लीजा उसे बड़े प्यार से समझाती कि देखो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारी चीज़ें अच्छे से जा रही हो या बुरी तरीके से जा रही हो, एक मॉम का फ़र्ज़ यही बनता है कि वो अपने बेटे को सही राह पर ले जाए और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तो फिर यहाँ पर उसके साथ थोड़ी मस्ती मजाक भी करने लग जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मियाँ की ब्रेसलेट की और उसकी सारी चीज़ों की तारीफ कर रहे होते हैं। एंड मियाँ भी यहाँ पर जिंगे मारते कि हाँ, ये सब कुछ यहाँ पर जीने मेरे लिए अब्रॉड से जो लाया हुआ है। फिर वो लोग यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं जो कि जी ने 1 मिलियन पे कर बनाए हुए थे। लीजा यहाँ पर हंस देती है कि 1 मिलियन इन लोगों को ज़्यादा ही पैसे लगते हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं लीजा से बात करने के लिए, यानी कि उसे क्रिटिसाइज करने के लिए और उसे ताना मारने के लिए। मियाँ के फ्रेंड्स यहाँ पर लीजा से कहने लग जाते हैं कि मैडम तुम्हें AI का मतलब भी पता है कि उसने 1 मिलियन इन्वेस्ट करके यहाँ पर मियाँ के लिए सब कुछ खरीदा है ताकि मियाँ यहाँ पर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके, और तुम तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगी। लीजा कहती कि बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें तुम्हारे मियाँ पर, तो क्यों ना हम लोगों में एक बेट लग जाए। मियाँ को यहाँ पर उस बेट के बारे में समझ नहीं आता। लीजा कहती कोई बात नहीं, वो बहुत मामूली सी बेट होने वाली है कि देखो, जैसे तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो वैसे हम भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड ध्यान रखना, अगर मैं जीती तो फिर यहाँ पर तुम्हें सभी के सामने चैन से माफ़ी मांगनी होगी। इस बात को सुनकर मियाँ के फ्रेंड्स गुस्से में आ जाते हैं कि आखिर मियाँ क्यों माफ़ी मांगेगी। लीजा बोलती कि क्यों, तुम डर गई कि मियाँ हारने वाली है। मियाँ कहती कोई बात नहीं, मैं इस बैट को लेने के रेडी हूँ, लेकिन अगर मैं हारी तो फिर मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, बट अगर तुम हारी तो फिर यहाँ पर तुम दोनों को स्कूल से ड्रॉप आउट लेना होगा। एंड यहाँ पर ये बैट फिक्स हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर लीजा और जैन को देखते हैं जो कि मनी मेहनत से अपने प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर उनका वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, जिसके बाद में वो लोग टी ब्रेक लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं। एंड मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर आ जाती है मियाँ, जो कि उनके प्रोजेक्ट को देखकर समझ जाती है कि इनका प्रोजेक्ट तो मेरे प्रोजेक्ट से भी कुछ ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पर वो प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर देती है। दोस्तों यहाँ पर मिस्टर फू को देखते हैं और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट लीजा और जैन की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है। और वो वही इन्फॉर्मेशन होती है जो कि यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन की थी कि लीजा और जैन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। एंड लीजा की एज 21 या 24 के आसपास ही होगी। बट यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जो कि इंटेंशनली हिडन रखी गई है कि यहाँ पर लीजा शायद से उसकी मॉम हो सकती है, और तो इस बच्चे की जो माँ है वो बहुत पहले गुजर चुकी थी। लेकिन इनके बीच का एज गैप हमें समझ में आ सकता है कि वो लोग माँ बेटे बिल्कुल नहीं हो सकते। इन बातों को सुनकर जैसे आप कंफ्यूज हुए हैं, जैसे मिस्टर फू भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बच्चा जो है वो 5 साल का था और ये ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसे मैं अपने 5 साल की उम्र में दिखा करता था। एंड यहाँ पर उसे डाउट होने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसे कॉम्पिटिशन के बारे में बताता है। एंड मिस्टर फू यहाँ पर उसे हाँ बोल देते हैं वहाँ पर विजिट करने के लिए। फिर फाइनली यहाँ पर वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर मियाँ और उसकी चुगली गैंग मौजूद होता है। और सभी लोग यहाँ पर मियाँ के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर मियाँ फाइनली इस कंपटीशन को जीतने वाली है और उसे गोल्डन मेडल मिलेगा, जिस वजह से वो पूरे कॉलेज के और स्कूल की एकदम टॉप स्टूडेंट बन जाएगी। पर यहाँ पर उन्हें याद आ जाती है लीजा की और जैन की, जो कि अभी तक आई हुए नहीं थी। और उन्हें लगता है वो दोनों हमसे डर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर वो लोग भाग गए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करने वाले। पर इतने में यहाँ पर उन दोनों की एंट्री हो जाती है। लीजा कहते हैं कि इस कंपटीशन से भाग जाना मेरी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। एंड यहाँ पर आकर वो लोग बैठ जाते। चुगली यहाँ पर उन्हें एक मौका देती है, कहती कि देखो लीजा, अभी भी मौका है, यहाँ पर तुम इन चीज़ों को ड्रॉप आउट कर सकती हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लीजा बोलते कि नहीं, मैं खेल से भाग जाऊँ, ऐसी लड़की तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं मेक श्योर करूँगी कि मियाँ तुम यहाँ पर चैन से माफ़ी मांग कर ही रहो। इसके बाद में इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर हो सबसे पहले मियाँ को बुलाती है अपने उस रोबोट को दिखाने के लिए कि आखिर उसने AI का इस्तेमाल कर क्या बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर मियाँ सभी के सामने अपने क्लीनर वाले रोबोट को प्रेजेंट करने लग जाती है, साथ साथ वो उसके परफॉर्मेंस उसको भी बताती है। जहाँ पर लीजा तो समझ जाती है कि ये लड़की सारी हदें पार कर देगी, मुझे पता नहीं था, इसने मेरी ही डिज़ाइन को चुरा लिया है। फिर यहाँ पर वो सभी के सामने पूछने लग जाते कि मैं तुम पक्का श्योर हो कि ये प्रोजेक्ट का डिज़ाइन तुमने ही बना है। मियाँ यहाँ पर नर्वस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मियाँ को पता होता है कि इसके बारे में सिर्फ लीजा और जैन को पता होगा, सभी लोग तो मुझ पर भरोसा करेंगे। एंड यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंटली उसे हाँ कह देती है। दोस्तों यहाँ पर चुगली गैंग की मेंबर्स जो होती है वो लीजा को क्रिटिसाइज करती है कि आखिर तुम अब हारने वाली हो, तो फिर यहाँ पर तुम उसके डिज़ाइन को लेकर क्वेश्चंस कर रही हो, तुम कितनी बेशर्म हो सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने सारे के सारे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है, जिसके बाद में स्टेज पर यहाँ पर वो लोग
लीजा को और तो चैन को बुलाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर मिया चैन को लीजा को वार्निंग देती है, कहते कि देखो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मेरा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अच्छा है, तुम बेटर होगा अगर तुम लोग स्टेज पर ना जाओ तो, और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तुम्हें स्कूल से ड्रॉप आउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांग सकते हो एंड इन बदले में मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, ज़्यादा कुछ करने की गलती भी नहीं करना। फिर बाद में यहाँ पर लीजा से समझाती है कि देखो तुम मुझसे छोटी हो और यहाँ पर कॉम्पिटिशन तो मैं जीत कर ही रहूँगी। और वो चैन को लेकर यहाँ पर स्टेज पर चली जाती है। मिया यहाँ पर अपने सोच रही होती है कि जैसे ये लोग अपना डिज़ाइन यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे सभी को समझ में आता है कि इन लोगों ने तो यहाँ पर मेरे डिज़ाइन को चुराया हुआ है। फिर हम यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा होता है, जिस पर इस बार यहाँ पर चैन और लीजा की पारी होती है। लीजा को देखकर वो समझ जाता है कि वही लीजा है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट से डीएनए रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लग जाता है। असिस्टेंट कहते हैं कि वो शाम तक या फिर कुछ घंटों में तुरंत ही आ जाने वाले हैं। एंड यहाँ पर मिस्टर फू बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि उसके दिमाग में जो शक पैदा हो रहा है वो सच भी होगा या फिर नहीं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा और चैन अपने डिज़ाइन को प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर उन्होंने ढेर सारे रोबोट्स को बनाया होता है। सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि मामूली रोबोट ही तो है, रोबोट को खड़ा कर देंगे तो फिर ये लोग मैच थोड़ी ना जीत सकते। एंड सभी को पता होता है कि मिया को यहाँ पर हाई स्कोर मिले हुए। फिर बाद में यहाँ पर लीजा उन्हें उसके डिज़ाइन और प्रोजेक्ट और रोबोट्स के बारे में बताने लग जाती है कि रोबोट्स कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वो लोग यहाँ पर ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ों को फ्लेक्सिबली कर पाएंगे और ह्यूमन नीड्स को पूरी कर पाएंगे। सभी लोग कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल के सभी लोग यही टेक्नोलॉजी तो निकाल जाए, ये कोई नई टेक्नोलॉजी थोड़ी ना है, तुमने कोई नई चीज़ थोड़ी ना बनाई है। तो यहाँ पर लीजा बताती है कोई बात नहीं, लगता है मुझे आप सबको यहाँ पर डेमो देना ही होगा। एंड यहाँ पर रोबोट्स को म्यूज़िक थेरेपी ऑन करने के लिए बोलती है। जैसे यहाँ पर म्यूज़िक थेरेपी ऑन होती है सभी के सभी लोग एक अलग दुनिया में ही चले जाते जहाँ पर वो म्यूज़िक थेरेपी उन्हें बहुत पीस दे रही होती है। लेकिन यहाँ पर चुगली गैंग के मेंबर्स को इन बातों पर यकीन नहीं होता और वो लोग इन चीज़ों को लेकर डिनाई करने लग जाते। बट यहाँ का जो जज होता है वो अग्री करने लग जाता है और यहाँ पर वो अपने हार्ट रेट्स को देखता है अपने वॉच के अंदर और वो सभी से बताने लग जाता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और इस चीज़ का इलाज हो पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। लेकिन इस म्यूज़िक थेरेपी को सुनते ही यहाँ पर मेरे हार्ट बीट्स स्टॉप हो चुके हैं और मेरे हार्ट बीट्स नॉर्मल हो गए हैं और मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है। लेकिन बाद में यहाँ पर वो जजेस जो है उसके प्रोजेक्ट को चेक करने लग जाते हैं ताकि उस प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं वो मिया के कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में मैच कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर वो लोग लीजा से पूछने लग जाते कि अगर तुम्हारे सैंपल की जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है और मिया के सैंपल की जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वो इतने सिमिलर क्यों है, कहीं तुमने इन चीज़ों को कॉपी तो नहीं किया है। अभी तक जो लोग यहाँ पर लीजा और चैन को सपोर्ट कर रहे होते वो सभी के सभी लोग उनके अगेंस्ट हो जाते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर लीजा और चैन ने मिया के डिज़ाइन को कॉपी करने की कोशिश की है। तो फिर वो लोग उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए बोल देते। तो हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर फू को जहाँ पर डीएनए रिजल्ट्स आ चुके थे और मुझे समझ आ चुका था कि चैन कोई और नहीं बल्कि लीजा का ही बेटा है और तो और मिस्टर फू भी उसके डैडी है और वो उस रिजल्ट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर हम इस कॉम्पिटिशन में वापस से आ जाते हैं जहाँ पर लीजा सभी से कह रही होती है कि इसे कॉपी मैंने नहीं बल्कि मिया ने किया हुआ है। यहाँ पर मिया कहते हैं कि देखो माना कि तुम्हें कॉम्पिटिशन जीतना है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर डालने लग जाओगी। लीजा बोलते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सभी प्रूफ्स के साथ में आई हुई हूँ। मिया की जो फ्रेंड्स होती हैं यहाँ पर लीजा पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर हमारी फ्रेंड के ऊपर ऐसी इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो और तुम्हारे प्रूफ के हम ऊपर कैसे भरोसा कर सकते। लीजा कहते कि देखो मिया, यहाँ पर प्रॉब्लम तुम्हें हमसे है न कि हमें तुमसे, और मुझे पता है कि तुम किस तरीके की लड़की हो। अभी भी तुम्हारे पास यहाँ पर मौका है जहाँ पर तुम मुझसे माफ़ी मांग सकती हो और या फिर माफ़ी मत मांगो, सभी के सामने अपनी गलती कबूल कर लो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो भी तुम मुझे बता सकती हो ताकि मैं सभी के सामने प्रूफ तो प्रेजेंट कर पाऊँ। यहाँ पर मिया डर से जाती है बट यहाँ पर वो कॉन्फिडेंट होती है कि जिस दिन वो लोग जिस एरिया में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ का सीसीटीवी कैमरा टूट चुका था, तो फिर लीजा के पास सीसीटीवी का फुटेज हो ही नहीं सकता कि उसने उस प्रोजेक्ट को चुराया हुआ है। एंड यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंटली वो लीजा को बोलने लग जाती है कि तुम जिस दिन से कॉलेज में आई हो उस दिन से यहाँ पर तुम मुझे बार बार ह्यूमिलेट करती आ रही हो एंड अभी भी इस कंपटीशन में तुम सेम काम कर रही हो और इस पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। लीजा यहाँ पर हंसती है, कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही बेशरम निकली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने सारे प्रूफ सभी को दिखा कर ही रहूँगी। फिर बाद में यहाँ पर लीजा फ्लैश ड्राइव प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अटैच करती है जहाँ पर सभी को उस बड़े से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कि मिया ने ही वहाँ पर आकर उस प्रोजेक्ट को किडनैप करने की यानी कि चुराने की कोशिश की है। मिया को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि उस समय तो वहाँ पर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। बट हम यहाँ पर देखते लीजा को जो कि अपने फ़ोन में ये सब कुछ कैप्चर कर रही होती है।
फिर बाद में यहाँ पर वहाँ के जजेस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो लोग यहाँ पर बाद में मियाँ से एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाते हैं। जी को यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ जाता है। जी कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है और तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हो। मियाँ कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बातों का यकीन करो, ये सब कुछ एक फेक वीडियो है, इसमें मैं वो इंसान हो ही नहीं और मैं उनके वर्क को क्यों ही चलाऊँगी जब तुमने मेरे ऊपर 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साथ साथ यहाँ पर मियाँ की जो फ्रेंड्स होती है वो उसी को समझाने लगती है कि हाँ, मियाँ ऐसी लड़की है ही नहीं, वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती है, वो बहुत काइंड हार्टेड इंसान है और साथ साथ रिच भी। लीजा कहती कि हाँ, ये सब तुम्हारी वहमियत है, असल में यहाँ पर जो मियाँ है वो रिच तो है ही नहीं। एंड साथ साथ यहाँ पर प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वो वीडियो भी प्ले कर लेती है जिसके अंदर वो क्लब वाला सीन दिखाया जा रहा था और उस क्लब वाले सीन को देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर जी गुस्से में वहाँ से जाने लग जाता है। मियाँ से रोकते हुए समझाती है बट वो उसकी एक बात नहीं सुनता और उससे वहीं पर ब्रेकअप करके चला जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर मियाँ के फ्रेंड्स को भी जाते हुए देखते हैं। मियाँ अपनी फ्रेंड्स को उसका साथ देने के लिए कहती है बट उसकी फ्रेंड्स साफ साफ कह देती है कि हम ऐसे फेक इंसानों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते जिनके साथ रह रहकर हमारे स्टैंडर्ड्स भी खराब हो जाए। बाद में यहाँ पर जजेस अपना आखिरी फैसला सुना देते, जहाँ पर मियाँ को उस कंपटीशन से ही नहीं बल्कि उस स्कूल से भी रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। यहाँ पर तो मियाँ टूट से जाती है एंड सभी के सभी गार्ड्स उसे बाहर लेकर चले जाते हैं। एंड हम यहाँ पर उस आंटी को देखते जो कि बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि उनकी फैमिली प्लानिंग लीजा की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड गुस्से में जाकर यहाँ पर वो ऑडिटोरियम की ओर बढ़ रही होती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को और चैन को, जहाँ पर चैन अपनी मॉम को हक करते हुए बहुत बड़ा थैंक यू बोल रहा होता है उसकी लाइफ में एक और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बाद में यहाँ से वो लोग जा रहे थे तो आंटी पीछे से आकर यहाँ पर लीजा के ऊपर चाकू से वार करने वाली थी कि बीच में यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं, जहाँ पर वो चाकू उन्हें लग जाता है। मिस्टर फू कहते कि मुझे पता है तुम मुझे अच्छे से जानती हो बट यहाँ पर तुम नाटक कर रही हो और ये सब कुछ जायज़ भी है, मैं यहाँ पर तुम्हें वापस से हर्ट करना नहीं चाहता हूँ और ऐसे भी मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है। लीजा को यहाँ पर मिस्टर फू के लिए बहुत बुरा लगता है। बाद में तुरंत ही वो लोग उसका हॉस्पिटल जाकर इलाज करवा लेते एंड यहाँ पर लीजा चैन को सब कुछ बता देती है कि मिस्टर फू ही उसका फादर है, लेकिन यहाँ पर तुम इसे अपना फादर ना बोलो तो बेहतर होगा। इतनी में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर लीजा उसे कुछ एक्सप्लेनेशन देने से मना कर देती है। असिस्टेंट कहता है कि आपको इन बातों का जानना होगा ही एंड यहाँ पर वह सारे इन्फॉर्मेशन और डेटा लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो बताता है ये सारी किडनैपिंग जिसने प्लान की गई थी वो यहाँ पर मिस्टर फू की मॉम ने की थी क्योंकि वो आपके रिश्ते के अगेंस्ट थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उस दिन कॉल मिस्टर फू का उसकी मॉम ने पिक किया था, जिसके बारे में मिस्टर फू को पता तक नहीं था, लेकिन जैसे उन्हें पता चला वो आपको बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ पर वो जैसे आए उन्हें वहाँ पर बहुत देरी हो चुकी थी एंड उन्होंने अपने पूरे के पूरे साल बिजनेस के साथ साथ आपको ढूंढने में निकाल दिए। इन सारी बातों को सुनकर लिजा बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग अब जाकर दूर हुई होती है। इतने में यहाँ पर मिस्टर फू को होश आने लग जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि तुम तो अभी भी एकदम टीनेजर जैसी दिखती हो और मैं बहुत जल्दी बुढ़ा हो जाने वाला हूँ। यहाँ पर लीजा हंसने लग जाती है और उससे माफ़ी मांगती है एंड वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते, जहाँ पर लीजा प्रॉमिस करती कि हम तीनों मिलकर एक बहुत ही अच्छी फैमिली बनकर दिखाएंगे। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है हैप्पीली।